गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेसिकली आज फिजिकल साइंस का मैं तीसरा टॉपिक और तीसरा टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स, जो कि पार्ट ए सीएसआर के पेपर में जो पार्ट ए के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं। इसमें हमारा टोटली मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन की संख्या पेपर में आने की करीबन 2, 3, इवन कि 4 क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये पसंद के ऊपर बात है कि एग्जामिनर को लग रहा है, पेपर वाले को लग रहा है कि यार यहाँ से बच्चे का अच्छा आईक्यू टेस्ट किया जा सकता है, तो वो यहाँ से अच्छे क्वेश्चन डालता है। बिकॉज यहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स का आपस में समावेश है, कन्वर्जेशन है। बेसिकली मैथ ना एक्चुअल में प्रैक्टिकल फिनोमिना ऑफ अ फिजिक्स। बेसिकली मैथ की ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मी, और अकॉर्डिंग टू मी क्या मतलब यही है, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे सर टॉपिक क्या है? टॉपिक बहुत अच्छा है। टॉपिक बहुत अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशन में भी आता है, और भाई जिसको रिसर्च में जाना है ना उसके लिए बहुत सीखने को मिलेगा आज। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, भाई जिनका मैथ वीक है ना, आज स्ट्रॉन्ग कर दूंगा उनका मैथ। ये भी पक्की श्योरिटी है, ये भी पक्की श्योरिटी है कि यदि आपका BSMS तक मैथ कमजोर था तो अभी आज स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में मैं इसमें आपको रियल नंबर और इमेजिनरी का पार्ट फुल मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इमेजिनरी सर रियल तो सुना था, इमेजिनरी भी सुन लो। देखो इमेजिनरी की बात यदि मैं आप रिसर्च क्लास में होते तो हम किसी भी चीज को कल्पना करके मानते हैं ना कि यार ऐसा कोई नंबर हुआ होगा, उसको यदि किसी रियल नंबर के साथ ऐड कर दें तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा किसी मैथमेटिशियन ने सोचा। मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आज आप लोग सोचो मेरे साथ, सिंपल ऐसे ही सोचो। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, बेसिकली मैं वेरियस टाइप ऑफ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसकी छोटी सी रिप्रेजेंटेशन आपको दे देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि मैंने बोला रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। Z इक्वल टू x प्लस आयोटा हुआ है। यदि मैं रियल पार्ट की बात करूं तो रियल पार्ट है यहाँ पे x, और यदि आयोटा y की बात करूं तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। यदि मैं इसके कॉन्जुगेट्स की बात करूं तो मैं उसको z बार से डिनोट करूंगा x माइनस आयोटा y। अच्छा सर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको x प्लस आयोटा y फॉर्म में लिखा जा सकता है। जिसके कॉन्जुगेट्स की बात करें तो x माइनस, ठीक है सर। अब मैं बात करता हूं उसमें मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं दिखाऊंगा यहाँ पे मोड ऑफ z। अच्छा सर, मोड ऑफ z का मतलब है कि सर r से रिप्रेजेंट करूंगा, और यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये देगा मुझे √x² प्लस y²। देखो मैं कहता आता हूं ना, आपका नेट JRF CSR के जितने पेपर है बेस्ड ऑन 12th क्लास है, नॉट यूजी नॉट पीजी क्लास। यदि किसी बच्चे की 12th क्लास की मेमोरी वापस से आ गई ना, वो CSR का पेपर निकाल देगा आराम से। ये सब कुछ आपने क्या 12th क्लास में नहीं पढ़ा था क्या? यार वैसे ही पढ़ना है। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है, किसी के बैकअप में मत आओ, सिंपल जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ते चलो। यदि मैं आर्गुमेंट्स की बात करूँ, आर्गुमेंट्स ऑफ z की बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ z मतलब थीटा मतलब tan इनवर्स x अपॉन y, सॉरी tan इनवर्स y अपॉन x मैं लिख सकता हूँ। यानी कि मैंने आर्गुमेंट ऑफ z भी लिख दिया और मॉडुलस भी लिख दिया। क्या ये सारी चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं? क्या ये आपने सारी चीजें 12th क्लास में नहीं पढ़ी हैं? पढ़ी है ना, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। बिल्कुल फटाफट से चलते हैं क्योंकि लेक्चर को ज्यादा नहीं घुमाएंगे। अब पोलर फॉर्म की बात करते हैं, जो हमने 12th क्लास में पढ़ा था वही की बात करते हैं, यानी कि पोलर फॉर्म की बात करते हैं। सर पोलर फॉर्म, हाँ, z इन पोलर फॉर्म मतलब पोलर फॉर्म का मतलब हो गया r और थीटा की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो सर अरे सर कर दो ना, तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। क्या z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y? क्या आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पोलर फॉर्म क्या पढ़ी थी बताओ जल्दी? r e की पावर आयोटा थीटा, यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पक्का। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं? e की पावर आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं?
आर को अलग हटा के क्या लिखोगे बताओ जल्दी, अरे बोलो, अरे यार बोलो कुछ तो, देखो आप भी बोलोगे तो ही मैं कुछ बता पाऊंगा, नहीं तो नहीं बता पाऊंगा। इसको हम क्या लिख देते थे, cos थीटा प्लस r sin थीटा। अच्छा सर यहाँ पे तो cos और sin का पंगा होने वाला है, मैंने कहा यस। यदि सर यहाँ पे r की बात कर रहे हैं where r, तो इसमें जो x है वो रियल पार्ट है, और x रियल पार्ट मतलब x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा, इट्स अ रियल पार्ट, और y इक्वल टू r sin थीटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। यदि सर इसका तो ये कुछ दिखाई दे रहा है, यदि इसका स्क्वायरिंग करें तो क्या सर ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, ये तो कुछ बन रहा है सर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अच्छा सर ये तो एक सर्कल का इक्वेशन बना दिया आपने, मैंने कहा यस सर्कल का इक्वेशन बना दिया, मैंने कहा यस बेटा मैंने सर्कल का इक्वेशन बना दिया, मतलब इसको z स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि एक सर्कल जिसका रेडियस r है, ठीक है, थीटा एंगल रिप्रेजेंट करके 0,0 ओरिजिन से जाता है। अच्छा सर ये लो, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, 0,0 का एक सर्कल जिसकी रेडियस r रख दी, और जो थीटा इंटरप्रेट करता है, बन गया सर पोलर फॉर्म। अरे वाह सर ये तो बहुत आसान है सर, ऐसे तो बहुत कुछ किया जा सकता है, ये तो सर हमने 12th क्लास में पढ़ा था। बेटा आसान तो है, मैंने 12th में भी पढ़ा, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं अच्छी बातें और कर लेता हूँ। अच्छी बातें मतलब जहां से यूजीसी CSR के क्वेश्चन बनते हैं, मैं उनके क्वेश्चन की यानी कि वो पहले पढ़ा दूं, उसके बाद मैं बात करूंगा। हम लोग बेसिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे वेरिएबल फॉर्म की, तो अभी मैं लिख रहा हूं और आप लोगों को आराम से दिखाना है फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल कॉम्प्लेक्स, फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं वो भी दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी बेसिक नॉलेज को जानना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज को जानना पड़ेगा मतलब सर कैसी नॉलेज को, अब मैं इसमें एक पॉइंट लेता हूं, क्या पॉइंट लेता हूं कि जैसे मैंने ले लिया एक फंक्शन ले लिया fz = z², ठीक है, मैंने ले लिया। अब z को तो मैंने आपको बताया था किससे रिप्रेजेंट करोगे। अब पहले इसको रिप्रेजेंट करने से पहले आप लोग एक बात ये भी तो ध्यान रख लो कि यदि fz इस तरीके का कोई फंक्शन है तो इसको हम लोग लिखेंगे u वेरिएबल फॉर्म में x, y प्लस आयोटा ob x, y। तो यानी कि यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो रियल पार्ट मेरा क्या होगा u x, y, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आयोटा v x, y। ठीक है सर, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, ऐसे तो हम लिख लेंगे। तो एक फंक्शन ले रहा हूं मैं fz = z², इसको मुझे इस फॉर्म में तोड़ के दिखाओ। सर इस फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे x प्लस z की वैल्यू रख दो, ठीक है, रख दी सर। अच्छा x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, तो क्या करोगे सर आगे, ये तो बहुत आसान है, x² माइनस y² का स्क्वायर, ठीक है, हाँ जी सर रख दिया मैंने, कोई परेशानी, बोला नहीं बिल्कुल नहीं, प्लस के अब क्या लिखोगे 2 आयोटा xy, मैंने कहा यस, मैंने लिख दिया। सर ये हो गया इसका रियल पार्ट और ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। अरे वाह सर ये तो सर बहुत आसान है। मैंने कहा हाँ भाई अभी भी बहुत आसान है, बहुत आसान सब पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वहां तो सर सवाल ही नहीं पल्ले पड़ते। आया एक सवाल, बड़ा रिसर्च वाला सवाल दिया CSR वालों ने, और बच्चे में जितनी क्षमता थी उसको बोला कि भाई उतने दिमाग के घोड़े दौड़ा ले और हमें इस क्वेश्चन का जवाब दे दे, ठीक है। अब सर क्वेश्चन क्या था, उसने लिमिट एग्जिस्टेंस पूछी थी कि क्या लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन mod ऑफ z की लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है क्या किसी के दिमाग में इस क्वेश्चन का कुछ आइडिया? यदि आप लोगों का आंसर है कि सर एग्जिस्ट करती है तो मेरा आंसर है कि डज नॉट एग्जिस्ट, और यदि आप लोगों का आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट तो मेरा आंसर है एग्जिस्ट करती है। सर ऐसा क्यों? भाई ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन के लिए किसी को भी चैलेंज कर सकता हूं। ये क्वेश्चन वाकई में अपने आप में सोचने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। यदि आपको ये इजी लग रहा है तो ये इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है।
कैसे सर? चलो आपको छोटा सा हिंट देता हूं। हिंट ये देता हूं कि यदि z टेंड्स टू 0, अरे आप लोगों ने 12th क्लास में नहीं 11th में पढ़ा होगा लिमिट में कि कोई भी लिमिट टेंड्स टू 0 का मतलब है कि वो 0 नहीं है। किसी ने बोला नितिन सर 0 की तरफ अप्रोच करो, तो नितिन सर 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो इक्वल टू 0 है। तो हमें ये मानना पड़ेगा इस फंक्शन में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है रियल और इमेजिनरी का, ठीक है, जहां पे मैं x और y दो ऑपरेटर को लेता हूं ना, दो वेरिएबल ऑपरेटर x और y। तो z टेंड्स टू 0 का मतलब मैं बिल्कुल यदि ये मान लूं कि इसका मतलब यही है कि x टेंड टू 0 एंड y टेंड्स टू 0, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अरे वाह सर, लेकिन सर z एक टेंड्स टू 0 मतलब हो गया x टेंड टू 0 y टेंड टू 0। सर टेंड्स टू, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो पॉइंट ऐसा लोगे जहां पर आपका z मतलब बोले तो x और y इक्वल टू 0। तो मेरे को ये तो लेट अज्यूम करके मानना पड़ेगा कि सर मैं z को 0 तो लेना पड़ेगा। मैंने अब 0 लेता हूं, यदि मैं z इक्वल टू 0 लेट अज्यूम कर लूं मैं बोल रहा हूं, तो ये एक पाथ पासिंग लाइन होगी जो कि ओरिजिन से होके जाएगी। अच्छा, पाथ पासिंग लाइन होगी जो 0 से होके जाएगी। यस, 0 से होके जाएगी। अच्छे स्टूडेंट ऐसी बात कर रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल, यानी कि z इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि ये तो कोई एक स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है। मैं कहता हूं आपकी समझ में नहीं आया? अरे बिल्कुल, गोली मारो, नहीं आया समझ में। तो मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको समझा दूं कि यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मोड ऑफ z है। मोड ऑफ z में आप सिंपल मोड ऑफ y का ग्राफ खींच लो। क्या मोड ऑफ है? मैंने ग्राफ खींच लिया। क्या आपको ओरिजिन से पास होती है स्ट्रेट लाइन दिख रही है? यदि मैं इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा लूं, क्या ये लाइन ओरिजिन से पास होती दिख रही है जिसका सेंटर 0,0 है? क्या आपने इस लाइन का इक्वेशन y mx c पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे हाँ ना बोल दे यार, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया y mx c। तो इसका मतलब फॉर z 0 पे मुझे एक ऐसी लाइन मिल रही है जो कि ओरिजिन से होके जा रही है। किससे होके जा रही है? ओरिजिन से होके जा रही है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन मॉड ऑफ z, तो मैं क्या लिख सकता हूं? आप लोग बताओ मैं क्या लिख सकता हूं? क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, लिमिट z टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 और z की वैल्यू रख दो। क्या सर z की वैल्यू क्या मतलब? x प्लस आयोटा y अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मोड ऑफ z था ना नीचे। अरे वाह सर, आपने तो इसको ऐसे लिख दिया। मैंने कहा हाँ, यहाँ पे मैंने z टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0 लिखा। सर 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 सर, क्या ये चीज को इक्वल लिखा जा सकता है? क्या इस चीज का ये मतलब नहीं बनता कि लिमिट x टेंड टू 0, अब देखो x, अब मैं आयोटा y के साथ में क्या लिखूंगा? x के टर्म में बना रहा हूं मैं सारे, आयोटा mx अपॉन इमेजिनरी पार्ट लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर। अच्छा, अब समझ में आया। तो आपने पूरी इक्वेशन को x के टर्म में लेके कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा यस, मैंने यही काम कर दिया। तो सर इसे सिंपलीफाई करके आपको क्या मिला? अरे मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैं x टेंड टू 0 पे यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1 प्लस आयोटा m अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, समझ पा रहे हो ना? अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आप इजी कर सकते हो। किसी भी स्टूडेंट को यहां तक समझाने में कोई प्रॉब्लम लगी हो तो मुझे बताओ। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। तो आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। मैं और क्या कह सकता हूं? मैं यहां से, क्योंकि ये एक फंक्शन बन रहा है, यानी कि मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि जो इसकी फंक्शन की जो लिमिट है वो पाथ डिपेंडेबल है। पाथ डिपेंडेबल
यानी कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट होती है वो पाथ पे डिपेंड भी करती है। अच्छा, एक नई चीज आप लोगों को सीखने को मिली आज कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट होती है ना, हम उसको एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द लिमिट के बेसिस पर नहीं कह सकते। उसके कुछ एप्लीकेशन भी हैं, यानी कि हमें पूरा ग्राफ देखना पड़ेगा, उसका पूरा मैकेनिज्म जानना पड़ेगा कि उसकी लिमिट को हम लोग एग्जिस्ट कब कहेंगे और डज नॉट एग्जिस्ट कब कहेंगे। तो एक नया तरीका आप लोगों को देके जा रहा हूं अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर। उसमें क्या है कि यदि लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका सीएसआर के अंदर, तो आपने उस लिमिट का जो फंक्शन है उस फंक्शन का ग्राफ देखना है कि वो फंक्शन की जो लिमिट है क्या वाकई में जो आपके द्वारा प्लॉट किया जा रहा ग्राफ है, जो दिया हुआ गिवन फंक्शन है, क्या उसके ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं करती है। देन आफ्टर यू गिव द आंसर। थैंक यू सो मच।